I find that the harder I work, the more luck I seem to have। यानी कि मैं ये पाता हूँ कि जितना ज़्यादा हार्ड वर्क मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लक या किस्मत जो है वो भी मेरा उतना ही साथ दे रही है, या उतना ज़्यादा मैं लकी हो रहा हूँ। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लक इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर हार्ड वर्क, है ना। जैसे कुछ लोगों का ये कहना होता है, अपनी तरफ से कर्म जो है वो थोड़ा सा कम करते हैं, और किसी चीज़ में अगर असफल होते हैं, है ना, अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो सारा का सारा दोष जो है वो लक के ऊपर, किस्मत के ऊपर, भाग्य के ऊपर डाल दिया जाता है कि यार हम तो ये चीज़ इसलिए कर ही नहीं पाए क्योंकि हमारी तो किस्मत में ही नहीं था, या हमारा भाग्य में नहीं था, हमारी किस्मत ख़राब थी इसलिए हमारा ये चीज़ नहीं हो पाई, है ना। लेकिन बात वही है कि जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, उतना ही आपका जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है, आपका जो लक है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए मेहनत पहले रखें, है ना। मेहनत के ऊपर आप फोकस करें क्योंकि मेहनत करना आपके हाथ में है, ठीक है। कितना परसेंट लक आपके साथ है या नहीं है वो आपके हाथ में नहीं है। और किसी भी आप काम को कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके मतलब पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई भी उसमें इंक्लूडेड है, बट अदरवाइज़ भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हर काम में ज़्यादा रोल जो है वो हार्डवर्क का है, मेहनत का है, और कुछ रोल जो है वो किस्मत का है। और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा आपके वो काम होने के, है ना, उस काम के बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए मेहनत के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और लक के ऊपर फोकस कम करें, भाग्यवादी कम बने, है ना। और जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे तो लक, किस्मत, भाग्य जो है वो भी खुद ब खुद आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 सितंबर 2024 मंडे यानी सोमवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आपको फिर से कुछ जानकारियाँ, ये जो हमारा सी सेट का लाइव क्लासेस का बैच शुरू होने वाला है 5 अक्टूबर से, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 5 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है और आज 16 तारीख है। तो 20 तारीख तक इसमें एनरोलमेंट ओपन है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो 20 तारीख तक ज़रूर एनरोल कर लें, क्योंकि उसके बाद एनरोलमेंट इसमें क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। सी सेट के जो तीनों ही सेक्शंस होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, उन तीनों को ही यहाँ पर कवर किया जाएगा। ओनली एट 999 में आपको ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, जो पूरा का पूरा लाइव क्लासेस हैं वो मिल रही हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, और वहीं से जाके एनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, आपको अगर ये सेशंस हेल्पफुल लगते हैं तो ये भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करने की आप लोग कोशिश करें, ठीक है। सभी लोग कोशिश करें कि जितना भी आप लोगों से हो सकता है प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, सो दैट कि हमारे पास थोड़ा सा जो है वो एक हेल्प हमें मिल जाएगी आपकी तरफ से। एंड फिर हम इन सेशंस को इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक, है ना, कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके जो है वो सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं, और आज के जो आर्टिकल्स हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये है आज के का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दिल्ली का जो इशू चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो काफ़ी लंबे समय से जेल में थे, इनको ज़मानत मिल चुकी है। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब इनकी तरफ से कहा गया है कि ये 2 दिन के बाद इस्तीफ़ा दे देंगे, है ना, क्योंकि अभी तक तो ये सीएम थे।
तो उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा, आम आदमी पार्टी का ही कोई और जो मिनिस्टर है या जो कोई और लीडर है वही अब मुख्यमंत्री बनेगा। और जब अगले साल चुनाव होंगे फरवरी के आसपास, वहाँ पर वैसे एज़ यूजुअल टर्म में चुनाव है, तो वहाँ पर जब चुनाव होंगे तो उसके बाद फिर क्या स्थिति बनती है, तब अगर वो जीतते हैं तो तब जाके वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसा यहाँ पर उनकी तरफ से बोला गया। मतलब पॉलिटिकल इशू है वैसे तो, खैर बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं हमारे लिए। इसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि वन नेशन वन पोल इन दिस टर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार का जो ये वाला कार्यकाल है, मतलब 2024 से जो सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ है ना, मोदी 3.0 का जो टर्म है, उस कार्यकाल के दौरान ही वन नेशन वन पोल या वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोलिजन की वजह से, मतलब क्योंकि अभी तो सरकार बीजेपी गवर्नमेंट तो है नहीं, इट्स एन एनडीए गवर्नमेंट, तो एनडीए गवर्नमेंट में जो अपने एलाइज हैं उसकी वजह से भी कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके के रिफॉर्म्स या सुधार लाने में कोई इशू नहीं आएगा, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये तो आगे कब जाके होगा। बाकी इसके बारे में हम लोगों ने पहले और चीज़ें तो डिस्कस की हुई है। इसके बाद हम लोग अगर आगे देखें तो बीच में यहाँ पर कुछ खास नहीं है। एक आर्टिकल जो है मैं आपको ये वाला शेयर करूँगा, गिविंग्स फार्म्स देयर ड्यू। ये बेसिकली आर्टिकल बात कर रहा है क्योंकि अभी इस नई सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, तो उसको लेकर ये बात कर रहा है कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, उसमें जो रूरल डेवलपमेंट यानी ये ग्रामीण विकास का क्षेत्र है उसमें किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं इन पिछले 100 दिनों में, उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। तो एक बार आर्टिकल को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आसान आर्टिकल है, जस्ट एक बार रीड करना है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो ये मैं आपको शेयर करूँगा। इसके बाद एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमी वाले पेज पर, जिसमें ये लिखा है कि लो एंड हाई स्किल्ड जॉब्स गैप राइजिंग एज मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन कंटिन्यूज़। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेट हो गई है, और इसकी वजह से जो लो और हाई स्किल्ड जॉब्स हैं उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इस आर्टिकल को हम लोग देखेंगे डिटेल में, और बाकी हमारे पास 2-3 आर्टिकल जो हैं वो एक्सप्लेन पेज पर भी हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे। एक आर्टिकल कह रहा है कि वाई कॉमन्स मैटर, हाउ कम्युनिटी इज़ की टू देयर वेलबींग। तो कॉमन्स का मतलब यहाँ पर है जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, जैसे लेक्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, कम्युनिटी लैंड्स हो गई, तो वो क्यों मायने रखते हैं और कैसे जो कम्युनिटी है इट्स की टू देयर वेलबींग, मतलब जो कॉमन्स हैं उनकी वेलबींग के लिए कम्युनिटी का क्या रोल है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक नए डिलेमा की बात की गई है, दैट इज़ फूड वर्सेस कार्स। ये क्या है ये भी समझेंगे। और एक आर्टिकल हम लोग देखेंगे कि बिहाइंड टाइफून यागी बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म इन एशिया दिस ईयर, यानी कि इस साल एशिया में आने वाला अब तक का सबसे भयानक तूफान दैट इज़ टाइफून यागी, इसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे आज के जो 4 आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है लो और हाई स्किल्ड जॉब्स के बीच में गैप जो है वो बढ़ रहा है। और गैप क्यों बढ़ रहा है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, वो स्टैग्नेट हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि पिछले 2 दशकों में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हैज़ इंक्रीजिंगली बीन ड्रिवन बाय द सर्विस सेक्टर। ठीक है, भारत की जो ग्रोथ है पिछले 2 दशकों में, यानी कि पिछले लगभग 20 सालों में, वो किस वजह से हो रही है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, वो हो रही है सर्विस सेक्टर की वजह से। सर्विस सेक्टर में भी अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, बैंकिंग है और फाइनेंस, इसकी वजह से हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन बट द एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर सिंस द टर्न ऑफ द सेंचुरी हैज़ कोइंसाइडेड विद अ नोटेबल डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सच एज अपैरल एंड फुटवेयर विच प्रोवाइड लाइवलीहुड्स फॉर मिलियंस ऑफ लो स्किल्ड वर्कर्स। तो जो ये है सर्विस सेक्टर है वो तो मैंने आपको बताया कि वो तो ठीक है ग्रो कर रहा है, बट उस समय से ही ये देखा जा रहा है
कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि अपैरल्स, अपैरल्स मतलब होता है जो आपके गारमेंट्स वगैरह होते हैं, है ना। अपैरल्स आप कपड़े ले सकते हैं, जो फुटवेयर्स वगैरह हैं वो ले सकते हैं, और जो कि कई सारे मिलियंस ऑफ लो स्किल्ड वर्कर्स को लाइवलीहुड्स या जॉब प्रोवाइड करता है, उसमें ये देखा गया है कि उसमें डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये वाला, ठीक है, लो स्किल्ड वर्कर्स को जहाँ पर जॉब मिलती है उसमें डिक्लाइन आ रहा है। और राइस किस में हो रहा है? राइस किस में हो रहा है? जो सर्विस सेक्टर है उसमें। द स्टैग्नेशन इन मैन्युफैक्चरिंग विच कंटिन्यूज टू रिमेन एट अराउंड 14%। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन का मतलब है कि वो एक लेवल पर आके रुक गया है, अब वो उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो 14% के आसपास जो है वो ये बना हुआ है। टारगेट बेसिकली सरकार का था 25% का, तो उससे तो काफ़ी कम है। हैज़ एग्जर्बेटेड द डिवाइड बिटवीन हाई स्किल्ड एंड लो स्किल्ड जॉब्स। तो इसकी वजह से ही जो लो स्किल्ड और हाई स्किल्ड जॉब्स के बीच की जो गैप है, जो डिवाइड है, जो खाई है, वो और ज़्यादा बड़ी हो गई है। ऑल्दो जॉब क्रिएशन एंड इनकम लेवल्स फॉर अ लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड IT प्रोफेशनल्स have increased, particularly with multinational companies establishing data analytics and software development hubs known as global capability centers in India. The country's manufacturing weaknesses have caused it to fall behind Bangladesh in textiles, Thailand in machinery, and Vietnam in electronics. है ना। हालांकि हो क्या रहा है कि जो से क्वालिफाइड IT प्रोफेशनल्स हैं तो सर्विस सेक्टर में आएगा, तो उनके लिए तो जॉब क्रिएशन भी बेहतर हो रही है, उनके जो इनकम लेवल्स हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो हब्स होते हैं, जिनको कहा जाता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उनको भारत में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। वहीं तो मतलब उस सेक्टर में तो ग्रोथ हो रही है ना, वहाँ पर जॉब क्रिएशन भी ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम भी अच्छी मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जो मैन्युफैक्चरिंग में वीकनेस है उसकी वजह से। हम टेक्सटाइल्स की अगर बात करें, जो हमारा गारमेंट इंडस्ट्री का आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, जो कपड़ा होता है सिंपल, है ना, तो टेक्सटाइल के मामले में हम बांग्लादेश से पिछड़ चुके हैं। अगर हम मशीनरी की बात करें तो हम थाईलैंड से पिछड़ चुके हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो हम वियतनाम से भी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। दिस हैज़ लेड टू अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द क्रिएशन ऑफ लो स्किल्ड जॉब्स अक्रॉस द कंट्री। और इसी की वजह से हो क्या रहा है कि लो स्किल्ड जॉब्स, ठीक है, जो लो स्किल्ड जॉब्स का क्रिएशन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और लगातार देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंट डिक्लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट्स जो हैं, यानी कि जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने हाईलाइट किया है कि एक ऐसा देश जिसकी आबादी लगभग 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ के आसपास है, दैट कैन नॉट रिलाई सोलली ऑन द सर्विस सेक्टर, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर के ऊपर ही निर्भर नहीं हो सकता है, और इसमें सभी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करना होगा जॉब क्रिएशन में, तभी जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अगर सर्विस सेक्टर के भरोसे बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी ये कहता है कि इंडिया को हर साल 7.85 मिलियन जॉब्स यानी कि लगभग 78 लाख के आसपास जॉब्स चाहिए हर साल नॉन फार्म सेक्टर में, ताकि जो हमारे ग्रोइंग वर्कफोर्स है उसको एकोमोडेट किया जा सके। हालांकि जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है उसका ये रिपोर्ट है कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोज़गारी की दर है वो जून 2024 में 7% से बढ़कर 9% हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्थिति जो है वो बताई गई है। इसके बाद आगे देखें, आगे लिखा है डिक्लाइन इन लेबर इंटेंसिव जॉब्स। एक नई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो इस महीने रिलीज़ हुई उसमें आइडेंटिफाई किया गया है एक ऐसा चिंताजनक ट्रेंड। वो क्या है देखिए, उसमें लिखा है कि एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब्स इन इंडिया हैव बीन डिक्लाइनिंग ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि पिछले एक दशक में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब्स हैं भारत में उनमें गिरावट आ रही है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लिंक टू एक्सपोर्ट्स
ये अपने पीक पर था 2012 में। ठीक है, मतलब जितना डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 9.5% जो है वो ऐसा एम्प्लॉयमेंट था जो एक्सपोर्ट से डायरेक्टली लिंक्ड था। और ये वैल्यू गिर के, जो 9.5% थी, ये वैल्यू गिर के 2020 में 6.5% के आसपास आ जाती है। वर्ल्ड बैंक ने इस डिक्लाइन के पीछे कारण बताया है टू द डोमिनेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर एंड हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि एक तो जो सर्विस सेक्टर है उसका डोमिनेंस है, और साथ ही साथ हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग जो भारत का एक्सपोर्ट है वो हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा हो रहा है। अब ये जॉब्स ऐसे हैं, ये सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप इंडियन वर्क फोर्स को, लार्ज पोर्शंस ऑफ द इंडियन वर्क फोर्स को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मतलब वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इस ट्रेड की वजह से, जो इंटरनेशनल ट्रेड है एक्सपोर्ट का, उसकी वजह से जो जॉब क्रिएशन है वो डिमिनिश हो गया है, उसमें गिरावट आई है। द वर्ल्ड बैंक्स ऑब्जर्वेशन अलाइंस विद द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट, जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो 4.3% है वर्ल्ड के कॉमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट का, लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो हमारा सिर्फ 1.8% है ग्लोबल गुड्स मार्केट का। तो इसकी वजह से जॉब जनरेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम हो रही है, ऐसा बताया गया है। एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली कंसर्निंग एज इंडिया हैज़ बीन अनेबल टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी presented by China's exit from low skill manufacturing between 2015 and 2022। अब ये चीज़ चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी बेसिकली मिली थी जो चाइना की तरफ से एक तरीके से दी गई थी। कैसे कि चाइना ने लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग जो है 2015 से 2022 के बीच में वो बंद कर दी थी। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, हमारे जैसे देशों के लिए, तो हम उसको जो है वो ग्रैब नहीं कर पाए। एंड डिस्पाइट अ डिक्रीज इन China's participation in low-skilled manufacturing of apparel, leather, textiles, and footwear, countries such as Bangladesh and Vietnam, and even advanced economies like Germany and Netherlands, have become the primary beneficiaries of China's shrinking market share। तो यानी कि इन देशों ने फ़ायदा उठा लिया लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। विद एन एम टू बूस्ट स्केल इन द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार ने 2023 में अप्रूव किया था 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, दैट इज़ पीएम मित्र पार्क बनाने की बात की थी, कि जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 4,445 करोड़ का इसका आउटले होगा 2027-28 तक। तो एक स्कीम तो ये लॉन्च की गई थी टेक्सटाइल को बूस्ट करने के लिए। दूसरा ये था पिछले महीने इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है विच इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसने अप्रूव किया था कि 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी मैंने आपको बताया था, कुछ दिनों पहले हमने आर्टिकल कवर किया था। और इसका जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 28,602 करोड़ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात होती है राइज इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि वो जो आईटी हब्स वगैरह यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। तो ट्रेडिशनली हाई लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो स्लो डाउन है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव का मतलब है ऐसे सेक्टर जहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे सेक्टर्स में तो मैन्युफैक्चरिंग की हालत ख़राब है, वो तो बताया गया है। दूसरी तरफ ये लिखा है कि इंडिया हैज़ emerged as a key market for multinational companies to establish data analytics and software development centers, leveraging the large pool of qualified IT engineers in the country। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे क्वालिफाइड IT इंजीनियर्स हैं, तो उनका फ़ायदा उठाते हुए जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश कर रही हैं। इन सेंटर्स को जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बोला जाता है। ये पूरे भारत में फैल चुकी हैं और लगभग 1600 के आसपास जीसीसी मल्टीनेशनल कंपनी से अलग अलग सेक्टर से जो है वो यहाँ पर हैं। एंड इंडिया हैज़ बिकम टू द वर्ल्ड व्हाट चाइना इज़ फॉर टेक हार्डवेयर। ठीक है, तो भारत जो है, जो चीज़ चाइना मतलब दुनिया के लिए एक टेक हार्डवेयर में, वही चीज़ भारत में जो है ये चीज़ें सॉफ्टवेयर को लेकर हो रही हैं। अब लीडिंग कंपनीज फ्रॉम दी सेक्टर जस्ट सच एज मॉडर्न ट्रेड
apparel, finance, consumer electronics, automobiles and shipping have established major headquarters in India to manage core functions इंक्लूडिंग डिज़ाइन, इन्वेंट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन सेक्टर्स में से, ठीक है, चाहे वो मॉडर्न ट्रेड का सेक्टर हो, मॉडर्न ट्रेड का सेक्टर होता है जैसे कि आपके जो ये होते हैं ना डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट्स, है ना, तो उस तरीके का जो ट्रेड होता है। अपैरल्स का जो ट्रेड है, फाइनेंस है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स हैं, शिपिंग है। तो इन्होंने बेसिकली भारत में अपने हेडक्वार्टर बना के रखे हैं ताकि वो इस तरीके के काम यहाँ से कर सकें। ठीक, इसके बाद हाउएवर डिस्पाइट द राइज इन जीसीसीज, क्योंकि जीसीसीज में तो राइज हो रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तो ज़्यादा बन रहे हैं, यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आईटी सर्विस सेक्टर है, जो कि इंडियन स्किल एम्प्लॉयमेंट का एक बेलवेदर है, बेलवेदर मतलब होता है इंडिकेटर कि अगर वो चीज़ राइज कर रही है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पूरी की पूरी इकोनॉमी बेहतर है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है वो हायरिंग में स्लंप देखने को मिला है, मतलब हायरिंग में गिरावट देखने को मिली है। कई सारी जो लीडिंग आईटी कंपनीज़ हैं जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, जो मेजर रिक्रूटर्स हैं यंग इंडियंस के। जनरली जो कंपनीज़ आपने देखा होगा कि जो कॉलेज प्लेसमेंट्स वगैरह भी होते हैं उसमें इस तरह की कंपनीज़ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिला है कि इन कंपनीज़ का 2023 के मुकाबले 2024 में जो वर्क फोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। ठीक है, कलेक्टिव हेड काउंट रिडक्शन जो हम कह रहे हैं वो 61,000 से ज़्यादा है, मतलब 61,000 लोगों को यहाँ पर नौकरी से निकाला गया है 2023 से 24 के बीच में। और ये चीज़ भी नोट करने वाली है कि ये कंपनीज़, इनके पास अभी भी एग्जिस्टिंग जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, और ये मेजर एम्प्लॉयर्स हैं अभी भी एंट्री लेवल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, एंट्री लेवल इंजीनियर्स वही मैंने आपको बताया जो कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पर ये कंपनियाँ अभी भी रिक्रूट करती हैं। अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स में हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में जो पार्टिसिपेशन डिक्लाइन कर रहा है या कम पार्टिसिपेशन हमारा है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया सफिशिएंट ट्रेड रिलेटेड जॉब्स जनरेट करने में स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। लगभग 70% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें जीवीसीज होता है, मतलब जीवीसी इन्वॉल्व होता है, ग्लोबल वैल्यू चेन। लेकिन भारत में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद इंडिया का जो ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में हैज़ डिक्रीज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो डिक्रीज़ हुआ है, और उसका ग्लोबल वैल्यू चेन्स में जो पार्टिसिपेशन है वो पिछले 5 साल में कम हुआ है। वर्ल्ड बैंक के एक फर्म लेवल का डेटा ये दिखाता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स विद जीवीसी लिंकेजेस, यानी कि ऐसे इंडियन एक्सपोर्टर्स जिनका किसी भी तरीके की ग्लोबल वैल्यू चेन से कोई लिंक है, वो डेमॉन्स्ट्रेट करता है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, कि उसकी जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है, और ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट्स में और मार्केट्स में एज़ कम्पेयर टू दोज विदाउट सच कनेक्शंस, यानी कि जिनके कोई कनेक्शंस नहीं हैं उनके कंपैरिजन में जिनके कनेक्शंस हैं उनकी स्थिति बेहतर है। हालांकि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है जीवीसी में वो डिक्लाइन कर रहा है। किस वजह से? इस तरीके के कुछ इश्यूज़ हैं कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, इन सब चीज़ों की वजह से। मई 2023 में नीति आयोग के जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि भारत का जो लिमिटेड इंटीग्रेशन है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, ये एक सिग्निफिकेंट इशू है। इंडिया को अगर अपना पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना है तो फंडामेंटल कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि टैरिफ्स को रिड्यूस करना होगा, है ना, प्रोसीजर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। अब भारत में जो एवरेज टैरिफ है वो 2022 में 18% तक पहुंच गया, जो कि 2014 में 13% के आसपास हुआ करता था, और इसी की वजह से इंडिया जो है वो लेस कम्पिटिटिव हो गया कंपेयर टू कंट्रीज़ लाइक वियतनाम, थाईलैंड एंड मैक्सिको। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी देश का जो टैरिफ है, टैरिफ का मतलब यह है कि जो आप सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कितना खर्चा हो रहा है। तो अगर टैरिफ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सामान जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो दैट विल बी हाईली प्राइस्ड एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो आप बाकी देशों के कंपैरिजन में आपका जो सामान है वो कम्पिटिटिव नहीं होगा। ठीक है, कम्पिटिटिव नहीं होगा तो आपका सामान वहाँ की मार्केट में बिकेगा ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि ये जो टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है इसको कम करने की ज़रूरत है, और इसकी वजह से हमारा जो सामान है या जो हमारी पोजीशन है वो लेस कम्पिटिटिव बन जाती है ऐसे देशों के कंपैरिजन में, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको,
इन देशों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। इकोनॉमी का अच्छा आर्टिकल था, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को लेकर बेसिकली बात की गई थी एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ज़रूरत है। अगर हमें, क्योंकि सिर्फ सर्विस सेक्टर से काम नहीं चलेगा, है ना। और सर्विस सेक्टर वैसे भी, अगर ये आईटी वाले क्षेत्र की हम बात करें तो ये एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है। ठीक है, जो लो स्किल्ड जॉब्स करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर संख्या तो देश में उन्हीं की है, तो वो क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए उनके लिए वो जो लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप क्लियर है बात। चलो, इसके बाद अगले आर्टिकल पर आएंगे। ये आर्टिकल बात कर रहा है कि वाई कॉमन्स मैटर एंड हाउ कम्युनिटी इज़ की टू देयर वेलबींग। मैंने आपको बता ही दिया कॉमन्स का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखो, ये बेसिकली अभी इशू कंटेक्स्ट में क्यों आया है, ये कंटेक्स्ट में इसलिए आया है क्योंकि पिछले महीने दिल्ली जो है, दिल्ली में एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी कि अपने तरीके की एक मात्र पहला ऐसा एक चर्चा हुई है, डायलॉग हुआ है ऑन द कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड गवर्नेंस ऑफ कॉमन रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, कम्युनिटी लैंड्स, वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक्स एंड रिवर्स, जिन सबको यूजुअली रेफ़र किया जाता है एज कॉमन्स। तो इनके कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन और गवर्नेंस को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। 500 से ज़्यादा लोग, मोस्टली जो भारत के अलग अलग हिस्से के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इस 3 दिन के इवेंट को अटेंड किया। और ये इवेंट बेसिकली इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था ताकि अवेयरनेस रेस की जा सके अबाउट द नीड टू इवॉल्व मोर इंक्लूसिव एंड कम्युनिटी लेड फ्रेमवर्क्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कॉमन्स। ठीक है, जो कॉमन्स हैं उनके गवर्नेंस को लेकर ज़्यादा इंक्लूसिव और कम्युनिटी लेड फ्रेमवर्क जो हैं वो बनाए जा सकें, इसलिए ये जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, ठीक है, वो हुई थी। अब कॉमन्स और उसके गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं, तो कॉमन्स मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है विच आर नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल, कि इसको कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करता, कोई इंडिविजुअल इसका मालिक नहीं है। ठीक है, कोई ग्रुप या गवर्नमेंट इसका मालिक नहीं है, बट ये बिलोंग हो करते हैं एंड दे आर शेयर्ड बाय द कम्युनिटी एज अ होल। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, लोकल पॉन्ड्स हो गए, ग्रेजिंग लैंड्स हो गई, रिवर्स हो गए, सेक्रेट साइट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल कॉमन्स। अर्बन सेटिंग में अगर हम बात करें तो अर्बन सेटिंग्स में, यानी कि अर्बन एरियाज़ में, जैसे पार्क्स हो गए या लेक्स हो गए, ये कॉमन्स है। अब कॉमन्स सिर्फ टेंजिबल हों ये ज़रूरी नहीं है, कॉमन्स कैन बी इंटेंजिबल टू, जैसे कि लैंग्वेज है, फोक आर्ट या डांस है, लोकल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, ये सब भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए ये भी कॉमन्स हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो पोलर रीजन्स हैं जैसे कि आर्कटिक, एंटार्क्टिका, ये भी ग्लोबल कॉमन्स माने जाते हैं। कोई भी देश जो है उसको अलाउ नहीं है कि वो इन एरियाज़ की ओनरशिप ले सके। हालांकि वो कुछ तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए सभी देशों को अलाउ है कि वो वहाँ पर यूज़ उनका कर सकते हैं, है ना, रिसर्च एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं, बट ओनरशिप किसी के पास नहीं है, तो इसको भी आप ग्लोबल कॉमन्स मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्पेस की, तो आउटर स्पेस हो गया या मून हो गया या प्लानिटरी बॉडीज़ हो गई, इनका भी वही है कि इनका कोई ओनरशिप तो है नहीं किसी के पास, लेकिन यूज़ सब कर सकते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, तो ये भी ग्लोबल कॉमन्स कैटेगरी में आ गए। अब डिजिटल एज में ज़्यादातर जो इंटरनेट है, ठीक है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब कॉमन्स हैं। डिजिटल रिसोर्सेज विद क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस आर मेंट टू बी यूज्ड फ्रीली बाय एवरीवन। ठीक है, जो भी ऐसा डिजिटल रिसोर्स है जो कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस के थ्रू अवेलेबल है, उसको सभी लोग फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अब कॉमन्स जो है वो एक कई सारे तरीके की इकोलॉजिकल और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो पूरे के पूरे कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, बेनिफिशियल है, बट दे नीड टू बी मेंटेन, प्रिजर्व्ड एंड यूज सस्टेनेबली। लेकिन कॉमन्स को मेंटेन करना, उनको प्रिजर्व करना और उनका सस्टेनेबल यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज दीज रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू एवरीवन, क्योंकि अब ये
रिसोर्सेज जो हैं सभी को एक्सेसिबल हैं, सभी इनको एक्सेस कर सकते हैं, तो इनमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन और डैमेज का खतरा जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि अब कॉमन्स को कोई ओन नहीं करता, तो इसलिए इनके मेंटेनेंस की और अपकीप की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? वो कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि कोई ओन तो कर ही नहीं रहा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कॉमन्स हैव ऑल्सो कम अंडर इंक्रीज स्ट्रेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो कॉमन्स है उसके क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इनके ऊपर इश्यूज आ रहा है। कई सारे तरीके के गवर्नेंस मैकेनिज्म जो हैं वो अभी तक इवॉल्व हुए हैं इन कॉमन्स को मैनेज करने के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं फॉर द यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ पोलर रीजन्स, आउटर स्पेस और हाई सीज। ठीक है ना, पोलर रीजन्स को यूज़ करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, आउटर स्पेस के लिए या हाई सीज़ के लिए, जो ओपन सीज़ होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके यूज़ के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। वहीं जैसे अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज जो क्या कहता है कि प्लेनेट जो है वो कैसा होना चाहिए, सभी के लिए लिवेबल होना चाहिए, रहने लायक होना चाहिए। ये भी एक एग्जांपल है। अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ और अदर बॉडीज़ जो हैं लोकल गवर्नेंस की, वो इन कॉमन्स का ख्याल रखती हैं। प्रॉब्लम जनरली आती है रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में जो गवर्नेंस है कॉमन्स का, ये बहुत ज़्यादा या तो सही तरीके से डिफाइंड नहीं है कि इन कॉमन्स का रखरखाव, इनकी देखभाल, इनका मैनेजमेंट कौन करेगा, या फिर मतलब या तो सही तरीके से डिफाइंड नहीं है, या फिर इस तरीके के कोई वहाँ पर गवर्नेंस मैकेनिज्म है ही नहीं। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं दे डू गेट इन्वॉल्व्ड, हालांकि वो इस तरीके के मैनेजमेंट में, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन में शामिल ज़रूर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में दे लैक द रिसोर्सेज और द लीगल सेंक्शन टू मैनेज देयर कॉमन स्पेसेस। लेकिन ज़्यादातर मामलों में उनके पास या तो रिसोर्सेज नहीं होते या लीगल सेंक्शन नहीं होते कि वो इन कॉमन स्पेसेस को मैनेज कर सकें। The NGOs gathered in Delhi last month raised their voice mainly over issues related to the governance of these kind of commons। तो जो अभी मैंने बताया कि जो ये दिल्ली में लोग मिले थे, है ना, वो उन्होंने बेसिकली इसी तरीके के जो कॉमन्स है, मतलब जिनको लेकर कोई गवर्नेंस क्लियरली डिफाइंड नहीं है, कोई गवर्नेंस मैकेनिज्म क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो उन्हीं को लेकर मेनली उन्होंने इश्यूज उठाए हैं। ठीक। अब देखो, कम्युनिटी लीडरशिप की ज़रूरत की अगर हम बात करें, तो इन द पास्ट ये माना जाता था कि कॉमन्स जैसे कि ग्रेजिंग लैंड या वाटर बॉडीज़ हैं लोकल लेवल पर, दैट कुड नॉट एस्केप ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कि इनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो होना ही होना है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना है, डिस्ट्रक्शन होना है, क्योंकि सभी लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग देम वुड टेंड टू एक्सट्रैक्ट द मोस्ट फॉर देमसेल्व्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोग जब इनका यूज़ करेंगे और सभी अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो इनका मिसयूज़ तो होगा ही, ओवर यूज़ होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसको कहा जाता था ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स। ये टर्म बेसिकली पॉपुलराइज किया गया, एक मिनट रुकिएगा।
ठीक है, तो इसको रेफ़र किया गया है एज द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स के रूप में इसको रेफ़र किया गया है। और ये टर्म पॉपुलराइज किया गया है इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट गैरेट हार्डिन के द्वारा 1960s में। ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का मतलब क्या है कि कॉमन्स का जो इस्तेमाल है, जो कॉमन रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल सभी लोग करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, वो चीज़। ठीक है, द ओनली वाइबल सॉल्यूशन वॉज टू आइदर गेट द गवर्नमेंट और द मार्केट इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द यूज़ ऑफ दीज कॉमन रिसोर्सेज। तो वाइबल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि या तो सरकार या फिर मार्केट जो है वो इनको रेगुलेट करे, इन कॉमन रिसोर्सेज को, ऐसा यहाँ पर कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक लैंडमार्क रिसर्च है दैट इज़ एलिनोर ऑस्ट्रम की, उसने इस व्यू को पूरी तरीके से पलट दिया। उन्होंने फील्ड स्टडी की कई सारे लोकल कम्युनिटीज़ की अक्रॉस द ग्लोब, और उसमें इस तरीके के एविडेंस प्रोवाइड करे, कई सारे एविडेंस प्रोवाइड करे ये दिखाने के लिए कि कम्युनिटी लेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स रिजल्टेड इन मोर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ कॉमन स्पेसेस, कि जहाँ पर इस तरीके के कॉमन स्पेसेस का या कॉमन्स का जो गवर्नेंस है वो कम्युनिटी के द्वारा लीड किया जाता है, तो वहाँ पर इनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, शी हैज़ ऑल्सो फाउंड दैट द इंटरवेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट और द मार्केट्स वर द नॉट द ओनली वे टू डील विद द कॉमन्स, कि कॉमन्स के साथ डील करने के लिए गवर्नमेंट और मार्केट्स इनका इंटरवेंशन होना ज़रूरी नहीं है। ऑस्ट्रम का जो ये वर्क था, जिसकी वजह से इनको 2009 में नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स के लिए, द फर्स्ट फॉर अ वुमेन, पहली महिला थी जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था 2009 में। ठीक है, इनकी फिर ये काम जो है वो, मतलब जो इनका ये पूरा का पूरा रिसर्च थी, ये स्टडी थी, ये बाद में एक बुक के रूप में सामने आती है, दैट इज़ गवर्निंग द कॉमन्स, द इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, यहाँ तक भी आप बात समझे। इसके बाद आगे लिखा है कि ऑस्ट्रम्स का जो आइडिया है दैट नाउ फॉर्म द बैकबोन ऑफ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि इनका जो आइडिया है, ठीक है, कम्युनिटी लेड मैनेजमेंट का जो आइडिया है कॉमन्स का, ये आज की डेट में जो कॉमन्स का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है दुनिया के कई सारे हिस्सों में, वो इसी आइडिया पर आधारित है। एंड दीज इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन लोकल कंटेक्स्ट एंड रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें वही है कि लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन होता है अलग अलग तरीके से, लोकल कंटेक्स्ट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, मतलब जितना उस पर ज़रूरत है उस हिसाब से। अब भारत में अगर हम बात करें तो एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, और उसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ये एक गुड टेम्पलेट माना जाता है फॉर मैनेजिंग कॉमन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये एक्ट जो है वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओनरशिप देता है, ओनरशिप राइट्स देता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, कि वो वहाँ पर रह सकते हैं और जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ से वो अपना लाइवलीहुड या अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं। अब जब ये एक्ट नहीं आया था तो इससे पहले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो वन विभाग है, वो फॉरेस्ट एरियाज़ का सोल कस्टोडियन हुआ करता था। ऑल्दो इस तरीके की प्रैक्टिसेस की जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाना विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द लोकल विलेजेस, इसको एक्नॉलेज किया गया था, हैड बिगन एक्नॉलेजिंग द रोल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स इन द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो वहाँ पर बेसिकली ये एक्नॉलेज किया जाने लगा था कि जो इंडिजीनियस पीपल हैं, यानी कि जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उनका रोल कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में है। अब ये जो एफआरए है ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है द लीगल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ओवर द लैंड, की फॉरेस्ट ड्वेलर्स का लैंड के ऊपर लीगल राइट है, ये उसको पहचान देता है, रिकॉग्नाइज करता है। अब इसके बाद आगे लिखा है कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इंडियाज़ लैंड मास, यानी कि भारत का जो 1/4 ज़मीन का हिस्सा है, अबाउट 205 मिलियन एकर्स, ये माना जाता है कि दिस इज़ कॉमन्स। ठीक है, जिसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट हैं, पास्चर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। 350 मिलियन रूरल पीपल जो है वो इन कॉमन्स के ऊपर अपने लाइवलीहुड्स के लिए निर्भर हैं। दीज कॉमन्स आर एस्टिमेटेड टू जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू वर्थ ₹6.6 लाख करोड़ एनुअली। और इन कॉमन रिसोर्सेज के जो ये एरियाज़ हैं, जो कॉमन्स हैं, यहाँ से लगभग 6.5 लाख के आसपास, 6.5 लाख करोड़ के आसपास एनुअल की इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होती है थ्रू द प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज, गुड्स और इकोलॉजिकल सर्विसेज के प्रोविजंस के थ्रू। ठीक है, आई होप समझ गए आप, बात क्लियर है।
है ना। तो बेसिकली कॉमन्स क्या है, कॉमन्स को लेकर यहाँ पर ये क्यों पूरा का पूरा इशू आया है, तो ये आपने आई थिंक देख लिया होगा। तो इसको बेसिकली आप लोग वैसे तो अब ये पॉलिसी के नाम पर दिया हुआ है, बट आप इसको, हमारे लिए सबसे सूटेबल क्या रहेगा, इकोन एनवायरनमेंट आई थिंक, है ना, क्योंकि कंजर्वेशन वगैरह की बात है, तो एनवायरनमेंट में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इस वाले आर्टिकल पर आते हैं, दैट इज़ अ न्यू डिलेमा, फूड वर्सेस कार्स। अब ये क्या है, अब आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ के तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक नया डिलेमा है, एक नया कन्फ्यूजन है, फूड वर्सेस कार। तो इसका मतलब क्या है कि आदमी गाड़ी ले या आदमी खाना खाए। देखते हैं चलो क्या कहता है ये, क्या कह रहा है आर्टिकल, क्या ऐसा ही है या कुछ और है। देखो, एक बड़ा ही और फेमिलियर डिबेट है, दैट इज़ फूड वर्सेस फ्यूल, है ना। फूड वर्सेस फ्यूल भी एक डिबेट है। अब ये बेसिकली किस कंटेक्स्ट में होता है, शुगर केन, राइस, मेज, पाम और सोयाबीन ऑयल, इनका डाइवर्जन किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड बायोडीजल। वैसे तो जनरली ये सारे के सारे क्या है, दीज आर ऑल फूड आइटम्स, लेकिन इनका यूज़ जो है वो इथेनॉल बनाने और बायोडीजल बनाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब वहीं दूसरी तरफ जो ये फूड वर्सेस कार्स का डिलेमा है, ये क्या है, ये लिंक्ड है टू फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये वो नहीं है कि खाना खाएं या गाड़ी लें वाला हिसाब। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ है। देखो क्या है, विच इज़ लिंक टू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से संबंधित ये मामला है। फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली क्या है कि भारत में यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला जो फर्टिलाइज़र है, दैट इज़ डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसका एक की इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इंक्रीजिंगली फाइंडिंग इट्स वे इनटू द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि जो ये फॉस्फोरिक एसिड है, जो डीएपी बनाने के लिए यूज़ होता है ना, डीएपी का एक मुख्य इंग्रेडिएंट है, इसका यूज़ आज के डेट में किस चीज़ के लिए बढ़ता जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज का प्रोडक्शन है उसके लिए। ठीक है, अब डीएपी जो है उसमें 46%, 46% फॉस्फोरस होता है, और एक न्यूट्रिएंट क्रॉप को, न्यूट्रिएंट क्रॉप्स नीड एट द अर्ली ग्रोथ स्टेजेस ऑफ रूट एंड शूट डेवलपमेंट। ठीक है, फॉस्फोरस की ज़रूरत किसी भी क्रॉप में, जब शुरुआत में क्रॉप ग्रो होती है तो उसके रूट और शूट डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। अब द पी कम्स फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रॉक फॉस्फेट ओर आफ्टर ग्राउंडिंग एंड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये बेसिकली आता कहाँ से है, जो रॉक फॉस्फेट का ओर होता है उसको ग्राउंड किया जाता है, उसकी ग्राइंडिंग की जाती है और फिर उसको रिएक्ट कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब जाके ये फॉस्फोरिक एसिड बनता है। अब लेकिन जो फॉस्फोरिक एसिड है दैट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ पी इन लिथियम आयरन फॉस्फेट। लिथियम आयरन फॉस्फेट जो बैटरीज हैं उसमें भी ये पी जो है वो फॉस्फोरिक एसिड ही है। ठीक है, दीज सप्लाइड मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल ईवी कैपेसिटी डिमांड इन 2023, अप फ्रॉम अ मॉडेस्ट 6% इन 2022। ठीक है, तो मतलब अब आप वहाँ पर देखिए कि जो ग्लोबल ईवी कैपेसिटी डिमांड है उसमें भी ये जो पी है, दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड, इसका यूज़ बढ़ रहा है। जहाँ 2020 में सिर्फ 6% के आसपास था, 2023 में बढ़ के ये 40% के आसपास हो गया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो नॉर्मल निकल बेस्ड एनएमसी या एनसीए बैटरीज होती हैं उनके कंपैरिजन में इसका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है। हालांकि ये तीनों की तीनों जो है वो लिथियम आयन बैटरीज ही हैं, चाहे हम एलएफपी की बात करें, हम एनएमसी की बात करें या एनसीए की बात करें। लेकिन जो पहला वाला है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में, कैथोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रॉ मटेरियल के रूप में आयरन फॉस्फेट का यूज़ होता है। ठीक है, इसीलिए वो लिथियम आयरन फॉस्फेट है। वहीं जो दूसरी बैटरीज हैं एनएमसी और एनसीए, ये बैटरीज क्या हैं कि इनमें ज़्यादा एक्सपेंसिव निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ होता है। ठीक, समझ गए बात। अब इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो लगभग हर साल 10.5 से 11 मिलियन टन के आसपास डीएपी कंज्यूम करता है। ठीक, और मैंने बताया कि सेकंड नंबर पे हम लोग का जो फर्टिलाइज़र कंजम्पशन है वो डीएपी का है। सबसे पहले पे क्या है,
35.5 से लेकर 36 मिलियन टन के आसपास हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूरिया। ठीक है, और जिसमें से आधे से ज़्यादा डीएपी की बात हो रही है, जिसमें आधे से ज़्यादा जो है वो कहाँ से आता है, चाइना से, सऊदी अरेबिया से, मोरक्को से, रशिया से और बाकी देशों से। ठीक है, वो आपको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है कि इंपोर्ट्स ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चाइना से, सऊदी अरेबिया से, मोरक्को, रशिया, यहाँ से मेजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा मेजर इंपोर्ट इस चीज़ का हो रहा है। अब इन एडिशन इंडिया डीएपी तो इंपोर्ट कर ही रहा है, इसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड भी इंपोर्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ से, जॉर्डन, मोरक्को, सेनेगल, ट्यूनीशिया, और रॉक फॉस्फेट इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम मोरक्को, टोगो, अल्जीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई से, ताकि इंडिया में डीएपी को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा सके। और बाकी जो भी और फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स हैं उनमें इनका यूज़ किया जा सके। तो भारत डीएपी भी इंपोर्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, डीएपी भी इंपोर्ट कर रहा है, फॉस्फोरिक एसिड भी इंपोर्ट कर रहा है, और रॉक फॉस्फेट जिससे फॉस्फोरिक एसिड बनता है आफ्टर ग्राइंडिंग एंड रिएक्टिंग विद द सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडिया इंपोर्ट्स ओनली डीएपी, ठीक है, एंड नॉट द फॉस्फोरिक एसिड और द रॉक फॉस्फेट। तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो डीएपी फॉर्म्ड है, मतलब आप कह सकते हैं फाइनल मटेरियल है, उसको भी इंपोर्ट कर रहा है, उसके साथ साथ डीएपी जिससे बनता है दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड, उसको भी इंपोर्ट कर रहा है, और फॉस्फोरिक एसिड जिससे बनता है दैट इज़ रॉक फॉस्फेट, उसको भी इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे देखो क्या लिखा है कि 2022-23 में भारत ने लगभग 6.7 मिलियन टन का डीएपी, जिसकी वैल्यू लगभग $5,500 से ज़्यादा की थी, इतना इंपोर्ट किया। 2.7 मिलियन टन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, जिसकी वैल्यू 3600 मिलियन से ज़्यादा थी, $3600 से ज़्यादा, वो इंपोर्ट किया। और रॉक फॉस्फेट कितना इंपोर्ट किया है, 3.9 मिलियन टन, जिसकी वैल्यू लगभग $891 मिलियन के आसपास है। अब टोटल अगर हम इसमें बात करें तो टोटल हमारा ये 10 बिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट हो गया। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द इंपोर्ट्स ऑफ अदर इनपुट्स, हम इसमें बाकी इनपुट्स की तो इंपोर्ट की बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, ये तो सिर्फ डीएपी का इंपोर्ट है, फॉस्फोरिक एसिड का इंपोर्ट है और रॉक फॉस्फेट का इंपोर्ट है। जो बाकी इनपुट्स हैं जैसे कि अमोनिया हो गया, सल्फर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसके इंपोर्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये बात समझे, सिर्फ डीएपी, फॉस्फोरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट का इंपोर्ट मिला के ही $10 बिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट है हमारा। ठीक, अब बट just as biofuels have created an alternative market for food grains, sugar and vegetable oils, merchant graded phosphoric acid with 52 to 54% phosphorus used in fertilizer is finding new application as cathode raw material in EV batteries after further purification। तो जैसे वही बताया गया है कि जो इस तरीके के बायोफ्यूल्स हैं, ठीक है, जो इस तरीके के फूड ग्रेन्स हुआ करते थे, शुगर केन, वेजिटेबल ऑयल्स, है ना, तो उनका एक अलग मार्केट है। वैसे मतलब पहले तो फूड ग्रेन्स का, शुगर केन का यूज़ क्या होगा, फूड ग्रेन्स का यूज़ खाने के लिए होगा, शुगर केन्स का यूज़ क्या होगा, खाने के लिए होगा, शुगर बन गई उससे, लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, लेकिन इनका एक ऑल्टरनेटिव मार्केट डेवलप हो गया कि इनसे बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। तो उसी तरीके से जो फॉस्फोरस है, ठीक है, जो फॉस्फोरिक एसिड है जिसमें लगभग 52 से 54% के आसपास फॉस्फोरस है, जिसका यूज़ फर्टिलाइज़र में होता था, उसको भी एक नई मार्केट मिल गई है कि उसका यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में जो कैथोड का रॉ मटेरियल है वो बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि कुछ उसमें प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन उसका यूज़ ये भी किया जा रहा है, तो मतलब उसको भी एक नया मार्केट मिल गया। अब ये चीज़ जो है वो चाइना में ऑलरेडी देखने को मिल रही है, जहाँ पर 2023 में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके हैं उनमें से 2/3 2/3 में LFP बैटरीज लगी हुई थी। LFP का मतलब वही है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज। और चाइना जो है वो भारत का डीएपी सप्लायर, लीडिंग डीएपी सप्लायर है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो भारत डीएपी इंपोर्ट करता है दैट इज़ फ्रॉम चाइना, और ये आज से नहीं है, पिछले लगभग लगातार 3-4 सालों से लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि इट वॉज ऑल्सो द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट शिपर ऑफ डीएपी एंड अदर फॉस्फेटिक
फर्टिलाइजर्स इन 2023 आफ्टर मोरक्को एंड रशिया। ठीक है, तो पूरी की पूरी दुनिया का भी ये डीएपी का और जो बाकी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका तीसरा सबसे बड़ा शिपर था। कौन? चाइना, मोरक्को और रशिया के बाद। एज मोर ऑफ चाइनाज फॉस्फोरिक एसिड गोड्स टूवर्ड्स LFP बैटरीज, देयर विल बी दैट मच लेस अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, हेंस द कार्स वर्सेस फूड डिलेमा। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादातर चाइना का जो फॉस्फोरिक एसिड है वो LFP बैटरीज बनाने की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए बहुत कम अवेलेबल होगा, इसीलिए कार्स वर्सेस फूड का ये डिलेमा सामने आ रहा है। ठीक, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स फूड के लिए ज़रूरी हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर ये यूज़ होता है तो फिर वो कार्स हैं, है ना, तो इसीलिए ये डिलेमा। अब द शेयर ऑफ LFP बैटरीज इन EV सेल्स इज स्टिल बिलो 10% इन US एंड यूरोप। अगर हम US और यूरोप की बात करें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हैं उनमें LFP बैटरीज अभी भी 10% से कम गाड़ियों में लगी हुई है। हाउएवर ये जो मार्केट्स हैं दे आर लाइकली टू स्विच टू बैटरीज दैट आर लेस डिपेंडेंट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स सच एज कोबाल्ट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो मार्केट्स हैं वो भी इस तरीके की बैटरीज में स्विच करें जो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कम डिपेंड करती हैं, क्रिटिकल मिनरल जैसे कि कोबाल्ट वगैरह के ऊपर, क्योंकि कोबाल्ट का जो वर्ल्ड रिजर्व है वो बहुत कम है, 11 मिलियन टन के आसपास ही है बस, और उसमें से भी आधे से ज़्यादा 6 मिलियन टन के आसपास DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। रॉक फॉस्फेट और आयरन ओर के जो रिजर्व्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 74,000 मिलियन टन्स रॉक फॉस्फेट के और आयरन ओर के तो 1,90,000 मिलियन टन्स हैं, तो इनके तो यूज़ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट कोबाल्ट वगैरह का यूज़ अगर ज़्यादा होता है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके। दूसरा ये लिखा है कि LFP बैटरीज ऑल्सो स्कोर इन लॉन्गेविटी, यानी कि चार्जेबल मोर नंबर ऑफ टाइम्स। LFP बैटरीज का एक फ़ायदा ये है कि इनकी लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है। कैसे? इनको आप ज़्यादा बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी भी इनमें होती है, ओवर हीटिंग कम होती है, फायर रिस्क कम होता है, ऑफसेटिंग देयर डिसएडवांटेज ऑफ लोअर एनर्जी डेंसिटी दैट इज़ लार्जर साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसके जो ये फ़ायदे हैं जैसे लॉन्गेविटी है या सेफ्टी है, तो वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इसका एक डिसएडवांटेज है लोअर एनर्जी डेंसिटी का, वो ऑफसेट हो जा रहा है। लोअर एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है कि आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करने के लिए ज़्यादा साइज़ रिक्वायर है, मतलब जो बैटरी का साइज़ होगा इन LFP बैटरीज एज़ कम्पेयर टू अदर बैटरीज वो ज़्यादा बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इनकी एनर्जी डेंसिटी जो है वो कम होती है LFP बैटरीज की। ठीक है, अब इसके बाद जो एक चैलेंज सामने यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है कि एज द वर्ल्ड मूव्स मोर टू LFP बैटरीज इट कैन पोटेंशियली रिड्यूस द सप्लाई ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर LFP बैटरीज की तरफ पूरी दुनिया जाएगी तो सप्लाई ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स तो कम हो जाएंगे। इंडिया का DAP इंपोर्ट अगर आप देखें इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त 2024 के बीच में 1.59 मिलियन टन्स का रहा है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल इसी पीरियड की अगर मैं बात करूं अप्रैल से लेकर अगस्त तक, तो इसी दौरान 3.25 मिलियन टन्स था, तो उससे लगभग 51% कम है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है कि चाइना को फॉस्फोरिक एसिड की ज़रूरत है अपने वहाँ की LFP बैटरीज बनाने के लिए, तो वो एक्सपोर्ट क्यों करेगा, है ना। चाइना इज़ दी ओनली कंट्री दैट इज़ मास प्रोड्यूसिंग LFP बैटरीज नाउ। आज की डेट में जो मास प्रोडक्शन हो रहा है LFP बैटरीज का वो चाइना में ही हो रहा है, लेकिन मोरक्को में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है फॉर इस्टेब्लिशिंग दी LFP कैथोड मटेरियल्स एंड EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें बनेंगी आने वाले समय में। और मोरक्को जो है वो सेकंड बिगेस्ट रॉक फॉस्फेट माइनर है आफ्टर चाइना, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल रिजर्व्स का 68% यानी कि 50,000 मिलियन टन के आसपास जो रिजर्व हैं वो यहीं पर है मोरक्को में। ठीक है, अब इसके बाद ये बताया गया है कि विद फॉस्फेट रिजर्व्स ऑफ हार्डली 31 मिलियन टन्स एंड एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 1.5 मिलियन टन्स, India has to meet the bulk of its nutrient requirement from suppliers such as Morocco's OCP group, Russia's Phosagro, Saudi Arabia's SABIC and Ma'aden। क्योंकि भारत में जो रिज़र्व है वो बहुत कम है फॉस्फेट का, 31 मिलियन टन के आसपास है, और एनुअल प्रोडक्शन भी हमारा 1.5 मिलियन टन्स का है, तो इसीलिए हमें ज़्यादातर के लिए, चाहे हम इंटरमीडिएट एसिड हो या चाहे मतलब हम
फॉस्फेट से फॉस्फोरिक एसिड बना रहे हो या फाइनल डीएपी बना रहे हो, उसके लिए हमें बाहर के सप्लायर्स के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। अब बाहर के सप्लायर्स के ऊपर आप जितना ज़्यादा निर्भर होंगे तो उससे आप क्या होंगे, आप खतरे में आएंगे, आप वल्नरेबल हो जाएंगे। किस चीज़ को लेकर? ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स में अगर कोई चेंज होता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई वॉर हो गया, अब वॉर की वजह से जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट होती हैं, तो उसमें आपको इशू आएगा। और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड यूज़ बियॉन्ड फर्टिलाइज़र, जैसे अभी हो रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ जो है वो फर्टिलाइज़र्स के अलावा बैटरी बनाने के लिए किया जा रहा है। तो उस तरीके के जो इश्यूज़ हैं, उस तरीके के डिसरप्शंस की वजह से भी आप कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, है ना। अब इंडिया के लिए जो वे फॉरवर्ड इसमें दिया गया है वो ये है, अब जो लो डीएपी इंपोर्ट का असर है वो आने वाले समय का जो अभी राबी सीज़न है ना, जो कि मस्टर्ड, पोटैटो और चने के साथ शुरू होगा अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में वीट उगाया जाएगा, तो उसमें देखने को इसका असर मिलेगा। फार्मर जो है इस फर्टिलाइज़र को, मैंने आपको बताया कि शुरुआत के समय जिस समय बीज बोया जाता है उस समय ही रूट डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अब डीएपी का तो कम है इस बार, तो फिर यूज़ कम हो पाएगा। जो डीएपी की सेल है वो खरीफ सीज़न के दौरान भी उसमें लगभग 20% के आसपास, 20.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। अप्रैल से लेकर अगस्त 2023 के बीच में जहां 4.83 मिलियन टन ये बिका था, वहीं इस बार अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में 3.84 मिलियन टन ही सेल हुई है। अब पार्टली ये चीज़ कंपनसेट कैसे हुई है कि अगर डीएपी की सेल कम हो रही है तो जो बाकी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर होता है, उनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज़ किया जाता है, तो उनकी सेल थोड़ा सा बढ़ी है, तो वहाँ से कंपनसेट इसको किया गया है। अब फार्मर्स ने बेसिकली क्या किया है, क्योंकि डीएपी तो मिल नहीं रहा, तो डीएपी की जगह, डीएपी जिसमें 46% फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है, इसको बाकी कॉम्प्लेक्सेस से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है जिनमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है, जैसे कि 20-20-0-13। ये बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर NPKs के परसेंटेज की कितना कितना उनमें क्या क्या है। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, K मतलब पोटेशियम और S मतलब सल्फर, ठीक है। 20 या 10-26-26-0 या 12-32-16-0, इस तरीके से। एंड दे मे हैव टू डू द सेम इन द कमिंग राबी सीजन। तो फार्मर्स ने ये काम खरीफ के समय में भी किया है, तो राबी के समय में भी हो सकता है कि ये करना पड़े। अब डीएपी के इंपोर्ट्स में डिक्लाइन आ रहा है और सेल्स में भी डिक्लाइन आ रहा है, तो ये चीज़ सरकार ने जो इसकी एमआरपी फिक्स की है 27,000 रुपये प्रति टन, उसकी वजह से भी ये इशू बढ़ा है, ठीक है। ये क्योंकि जो 24,000 से 26,000 के बीच का जो प्राइस है 20-20-03, जिसमें डीएपी के पी कंटेंट से आधा पी है, फॉस्फोरस है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना NPKs, तो पी मतलब ये सेकंड नंबर, तो इसमें सिर्फ 20% फॉस्फोरस है, जबकि डीएपी में कितना होता है 46%, और 29,400 उससे कम प्राइस है इसका, तो मतलब इन दोनों के बीच का प्राइस है। अब फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को जो है वो 21,676 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। एवरेज जो रेल भाड़ा है वो 1700 रुपये का रिम्बर्स किया जाता है। वन टाइम स्पेशल इंसेंटिव जो है वो डीएपी की सेल पर 3,500 रुपये का दिया जाता है। तो अगर 27,000 की एमआरपी पे सब चीज़ें जोड़ दी जाए तो इससे जो टोटल रियलाइजेशन प्राइस है वो 53,876 रुपये बैठता है प्रति टन। और इसके अगेंस्ट जो लैंडेड प्राइस है इंपोर्टेड डीएपी का वो 620 डॉलर प्रति टन है। और बाकी एक्सपेंसेस को अगर हम मिला लें, जैसे कि 5% कस्टम ड्यूटी, पोर्ट हैंडलिंग, बैगिंग, फ्राइट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, डीलर मार्जिन, तो उसके हिसाब से जो टोटल कॉस्ट बैठती है वो 61,000 रुपये बैठती है पर टन के हिसाब से। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को 7,100 रुपये प्रति टन का नुकसान होता है, मेकिंग इट अनवाइबल टू इम्पोर्ट एंड मार्केट डीएपी। तो वो बाहर से इम्पोर्ट करके डीएपी को मार्केट में क्यों बेचेंगे, है ना। दे आर इंस्टेड चूजिंग टू सेल कॉम्प्लेक्सेस और सिंगल सुपर फॉस्फेट कंटेनिंग जस्ट 16% पी एंड 11% एस। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इसीलिए बाहर से मंगा के बेचने की बजाय वो कॉम्प्लेक्सेस या जो सिंगल सुपर फॉस्फेट्स हैं
उनको बेच रहे हैं। दिस में नॉट बी अ बैड थिंग। अब ये चीज़ गलत भी नहीं कह सकते। अ कंट्री हैविंग वेरी लिटिल रॉक फॉस्फेट पोटैश एंड सल्फर एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स कैन नॉट अफोर्ड टू कंज्यूम टू मच डीएपी, यूरिया एंड म्यूरेट ऑफ पोटैश। तो इन्होंने कहा गया है कि ऐसा देश जिसके पास रॉक फॉस्फेट पोटैश सल्फर और नेचुरल गैस के रिजर्व्स बहुत कम है, वो ये चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकता है कि ज़्यादा डीएपी, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटैश का इस्तेमाल करे। फ्यूचर जो है वो इसी चीज़ में लाई करता है कि ऐसे फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए जिसमें एनपीकेएस कम हो, लेकिन इनके जो न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी है वो बेहतर हो। लॉन्ग रन में इंडिया नीड्स टू सिक्योर सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स स्पेशली फॉस्फेट्स थ्रू ओवरसीज जॉइंट वेंचर्स एंड बायबैक अरेंजमेंट्स। तो लंबे समय में भारत को जो है वो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई को सिक्योर करना होगा, स्पेशली जो ओवरसीज़ हमारे जॉइंट वेंचर्स वगैरह हैं वहाँ से। इंडियन कंपनीज़ के ऑलरेडी 4 प्लांट जो हैं वो फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सेनेगल, जॉर्डन, मोरक्को और टूनीशिया में, और मोर आर प्रोबेबली रिक्वायर्ड। तो इनसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं बन पा रहा है अभी, तो इसलिए और ज़्यादा की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हो गई बात? आई होप क्लियर है। चलिए, तो इसको बेसिकली आप इकोनॉमी में ही लेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर का इशू बनता है ये, है ना। चलो आगे बढ़ें। ये आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है इसकी बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट टाइफून यागी। ठीक है, बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म इन एशिया दिस ईयर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत भारी बारिश हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, और ये सब चीज़ें हो रही हैं टाइफून यागी की वजह से। टाइफून यागी जो है वो इस साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो एशिया ने देखा है, और पूरे दुनिया की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ द सेकंड मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म इन द वर्ल्ड सो फार दिस ईयर आफ्टर हरिकेन बेराइल। आपको याद होगा कि हरिकेन बेराइल का हम लोगों ने जिक्र किया था, ये कैरेबिया के एरिया में आया था, जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहाँ पर। आपको याद होगा कि जब इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, जब वहाँ पर वो चल रहा था T20 वर्ल्ड कप, और जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती थी इस साल, तो उसके कुछ दिनों के बाद वो वहाँ पर फंस गए थे, वो वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे थे। उसके पीछे यही रीज़न था, वहाँ पर हरिकेन बेराइल आया हुआ था। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस साल का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट या पावरफुल स्टॉर्म था वो ये था। दिस वॉज ऑल्सो अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, दैट इज़ हरिकेन बेराइल। एशिया का सबसे पावरफुल है इस साल का अभी तक, दैट इज़ टाइफून यागी। ठीक है, समझ गए बात। अब टाइफून यागी इसने कई सारे देशों को प्रभावित किया है, जैसे कि फिलीपींस, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। सबसे ज़्यादा नुकसान इसने पहुंचाया है वियतनाम में, जहां पर अभी तक मरने वालों की संख्या 233 है। और ओवरऑल अगर हम बात करें मरने वालों की, तो पिछले हफ्ते तक ये 300 पार कर चुकी है सभी देशों में मिला के। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर हुआ है? वियतनाम में। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, वैसे तो आपको पता होगा, ये ज्योग्राफी में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बट फिर भी यहाँ पर लिखा है तो देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं दे फॉर्म ओवर ओशियन, वार्म ओशियन वाटर्स नियर द इक्वेटर। ठीक है, वार्म ओशियन वाटर्स में बनते हैं नियर द इक्वेटर। और जब वार्म और मॉइस्ट एयर जो है वो ओशियन सरफेस से राइज करती है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर बीच में एक लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर एरिया बनता है तो सराउंडिंग एरियाज से जहाँ पर हाई प्रेशर एयर होती है वो उस लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है। फिर वहाँ पर से वो भी गर्म होनी शुरू होती है, वो भी राइज करनी शुरू होती है। ठीक है, वार्म होती है, मॉइस्ट होती है, ऊपर उठती है। अब जब ये वार्म और मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है तो कुछ ऊपर जाने के बाद ये ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो वहाँ पर फिर क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होता है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो क्लाउड और विंड का सिस्टम है, इसको स्ट्रेंथ और मोमेंटम मिलती है ओशन की हीट से, और जो वाटर इवेपोरेट होता है उसकी सरफेस से, वहाँ से। जो वीकेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं आर कॉल्ड ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। ठीक है, जो सबसे कमज़ोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनको ट्रॉपिकल डिप्रेशंस कहा जाता है। और अगर कोई डिप्रेशन इंटेंसिफाई हो जाता है इतना, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कि उसमें जो मैक्सिमम सस्टेन्ड स्पीड है वो 39 माइल्स पर आवर या 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कहा जाता है दैट हैज़ बिकम अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ऐसा नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है। स्टॉर्म सिस्टम्स जिनमें विंड स्पीड 119 किलोमीटर या उससे 119 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज़्यादा की होती है, उनको हरिकेन्स, टाइफून्स या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है।
अब ये जो कैटेगरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, इसको डिटरमाइन किया जाता है बाय द सस्टेन्ड विंड स्पीड्स। ठीक है, जो लगातार विंड की हवाएं, मतलब हवाओं की जो गति है, जो विंड की स्पीड है, वो लगातार कितनी बनी हुई है, उसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। और इसको मेजर किया जाता है साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के हिसाब से। इसमें 5 तरीके से या 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 5। कैटेगरी 1 का जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, उसमें जो विंड्स की स्पीड होती हैं वो लगभग 119 से लेकर 153 किलोमीटर पर आवर तक होती हैं। और कैटेगरी 5 का जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, उनमें जो विंड्स हैं वो 252 किलोमीटर पर आवर या उससे तेज़ होती हैं। अब स्टॉर्म जो कैटेगरी 3 या उससे ज़्यादा का होता है, उनको मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें ये क्षमता या पोटेंशियल होता है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हाउ डिड टाइफून यागी बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म इन एशिया। अब ये यागी एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म कैसे बन गया, तो इसमें यह लिखा है कि टाइफून यागी जो है वो एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में शुरू होता है वेस्टर्न फिलीपींस सी से 1 सितंबर के दिन। फिलीपींस में ये अगले दिन लैंडफॉल करता है ना, इसका लैंडफॉल होता है और ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर साउथ चाइना सी में इसको अनयूजुअली वार्म वाटर मिलता है, तो वहाँ से इसकी इंटेंसिटी फिर बढ़ जाती है और 4 सितंबर तक ये टाइफून विथ 3 कैटेगरी 3 विंड्स में पहुँच जाता है। इंटेंसिटी जब इसकी बढ़ती है तो उसके अगले दिन ये कैटेगरी 5 का टाइफून बन जाता है। इसमें मैक्सिमम जो पीक मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड्स हैं वो 260 किलोमीटर पर आवर की चलने लग जाती हैं। और टाइफून यागी इज़ वन ऑफ द 4 कैटेगरी 5 स्टॉर्म्स रिकॉर्डेड इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में आज तक सिर्फ 4, मतलब आज से पहले, यागी से पहले सिर्फ 3 ऐसे स्टॉर्म्स हैं जो कैटेगरी 5 के रहे हों। एक था 1954 में आया, दैट इज़ पामेला। एक था 2014 में आया हुआ रम्मासन, और एक था 2021 में आया हुआ राई। ठीक है, तो ये चौथा है, दैट इज़ यागी, जो कैटेगरी 5 का है, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द साउथ चाइना सी। अब 6 सितंबर के दिन इसने चाइना के हैनान प्रोविंस में जो है वो लैंडफॉल किया। विंड की स्पीड थी लगभग 223 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके अगले दिन टाइफून यागी जो है वो हिट करता है हाईपोंग, दैट इज़ क्वांग निन प्रोविंस इन नॉर्दर्न वियतनाम, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म जो उस देश ने कभी पिछले 1 दशक में देखा हो। स्टॉर्म जो है वो फिर से डाउनग्रेड होता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन में, लेकिन अभी भी ये कई सारे देशों में जैसे थाईलैंड वगैरह में बारिश पिछले हफ्ते तक कर रहा था। अब क्लाइमेट चेंज का इसमें कितना रोल है, तो साइंटिस्ट जो हैं वो इसको लेकर कोई एग्रीमेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि कई सारे और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि स्टॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे इनकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है उसके ऊपर असर पड़ता है, इनके ड्यूरेशन या ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स को लेकर। हालांकि एक कंसेंसस ये है कि ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर के साथ, मतलब जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो और ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं। इस बात को तो सब मानते हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई है इन द जर्नल क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस इन जुलाई, वो ये दिखाती है कि दैट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन साउथ ईस्ट एशिया आर नाउ फॉर्मिंग क्लोजर टू द कोस्ट लाइन्स, इंटेंसिफाइंग मोर रैपिडली एंड लिंगरिंग लॉन्गर ओवर लैंड। ठीक है, इस स्टडी में ये बताया गया है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन रहे हैं वो कोस्ट लाइन्स के ज़्यादा नज़दीक बन रहे हैं, मतलब 30 जो लाइन्स है उसके ज़्यादा नज़दीक बन रहे हैं। इनकी इंटेंसिफिकेशन बहुत तेज़ी से हो रही है और ये लैंड के ऊपर लंबे समय तक रह पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज़ हैपनिंग प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द वार्मर सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ द ओशियंस, क्योंकि ओशियंस का जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो उस वजह से ये चीज़ हो रही है। अब हायर सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से मेरीन हीट वेव्स भी होती है। ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है विच कैन ऑल्सो मेक स्टॉर्म्स लाइक हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मोर इंटेंस, और इसकी वजह से जो स्टॉर्म्स हैं, हरिकेन्स या ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। वो तो हमें पता ही है ना, कि अगर सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा और हीट वेव्स अगर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इंटेंस हो जाएंगे। वार्मर टेम्परेचर जो हैं वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द ओशन टू द एयर, और जब स्टॉर्म्स ट्रेवल करते हैं अक्रॉस हॉट ओशियंस तो दे गैदर मोर वाटर वेपर एंड हीट, तो वो ज़्यादा वाटर वेपर और हीट को गैदर कर लेते हैं।
इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, मतलब तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जब ये स्टॉर्म्स लैंड पर पहुंचते हैं, मतलब जब इनका लैंडफॉल होता है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्लडिंग या बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप बात समझ गए आप। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या लिखा गया है, तो इसको आप क्लाइमेट चेंज में भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं, जहाँ पर आप क्लाइमेटोलॉजी की बात करें वहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। थोड़ा सा आज का सेशन एज़ कम्पेयर टू आजकल के जो कुछ यूजुअल डेज थे उससे थोड़ा सा लंबा है, बट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए, तो आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ के हमारे मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, तो उनके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो आपको एट लेस देन ₹2 पर डे मिल जाता है, ओनली एट 59 रुपीज़ में। जून और जुलाई का ऑलरेडी लॉन्च्ड है। अगस्त का मोस्ट प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ कि 1 से 2 दिन में आपके सामने होगा। बाकी जो लोग 16 महीने की पीडीएफ्स लेना चाहते हैं वो 680 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। अगर आप 12 महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 510 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप 8 महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एनरोल कर लीजिए, 345 में मिल जाएगी। और अगर आप 4 महीने की लेना चाहते हैं तो आपको 175 रुपीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी ऐप के थ्रू देख सकते हैं। बाकी हमारा आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्सेज़ हैं, अगर आप चाहें तो उनमें भी एनरोल करें। मंथली कोर्सेज़ 3 मंथ 6 मंथ्स के सभी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और इन कोर्सेज़ में एनरोल करने से आपको जो डेली पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं, आप उनको अगर रिवाइज़ करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। फिर मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाती हैं। वीडियोस वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं अगर चाहें तो लास्ट ईयर के भी ऐसे अवेलेबल हैं। और इसके बाद ये जो हम लोग मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स आपको दे रहे हैं, एक 12 महीने की पिछले साल की 2023 से लेकर 2024 के बीच की, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच की, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो 499 रुपीज़ में आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको ये मिल जाएगी। और सारे के सारे जो ये पीडीएफ नोट्स और कोर्सेज़ हैं, ये आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड मिल जाएंगे। अगर कहीं किसी का लिंक नहीं मिलता है, आपको कोई दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है ढूंढने में, तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है सिंपल 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारा आईना सीरीज़ का जो बैच है वह स्टार्ट होने जा रहा है 5 अक्टूबर से, लाइव क्लासेस का बैच। एनरोलमेंट 20 सितंबर तक होगा, ध्यान रखिएगा। आज 16 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, आपके पास आज का दिन मिला के 5 दिन है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। अवेलेबल है सिर्फ 999 में, और एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों ही चीज़ें कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लें, और बाकी डिटेल्स भी आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि हमारा भी कुछ हेल्प हो, सपोर्ट हो, और ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल सकें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग जो है वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप करंट अफेयर्स ओकुल का जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।